आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। बुरहान बानी जिनका ताल्लुक हिज़्बुल मुजाहिदीन से था, उनकी शहादत के बाद कश्मीर के हालात अभी तक कशीदा हैं। अफसोसनाक बात, 30 लोगों को शहीद कर दिया गया भारतीय फोर्सेस की जानिब से। 500 के करीब जख्मी हैं। 50 की हालत अभी तशवीशनाक बताई जाती है। नाज़रीन, ये हालात हैं क्या, हुआ क्या? 2010 में हमें मालूम है कि कश्मीर में आखिरी दफ़ा जो अनरेस्ट था वो पीक कर गया, लेकिन इस दफ़ा कहा जा रहा है कि जहां वहां पे जो एंटी इंडियन सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। बुरहान बानी की शहादत के बाद इंडिया क्या चाहता है, पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है इसके ऊपर, उस हवाले से भी बात करेंगे। मीर वाइज उमर फारूक साहब, चेयरमैन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर वाइज साहब, आपने इतने मुश्किल हालात में हमारे लिए वक्त निकाला। अभी आप अंडर हाउस अरेस्ट हैं, और दूसरे हुर्रियत लीडर्स के हवाले से भी हमें बताइएगा उनका क्या स्टेटस है। जी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की पूरी क़यादत, बल्कि पूरी तहरीक पसंद क़यादत या तो घरों में बंद कर दी गई है, या जेलों में है, या हमारे वर्कर्स थानों में मुक़य्यद कर दिए गए हैं। गिलानी साहब हों, यासीन साहब हों, शाह साहब हों, पूरी क़यादत जो है वो बिल्कुल कदगने बिठा दी गई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 4 रोज से यहाँ पे कर्फ्यू का सख्त तरीन निफाज जो है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं लोगों की। सबसे अहम बात हमारे लिए ये है कि जो जख्मी हजरात हैं वो मुख्तलिफ जिलों से आ रहे हैं, अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि उनको भी जगह जगह फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज मार कुटाई कर रही हैं, उनकी पिटाइयां हो रही हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि एक तो गोलियां चलाते हैं, जख्मी करते हैं, और फिर अस्पताल जाने तक की इजाजत भी नहीं मिलती। जी, अब मीर भाई साहब ये फरमाइएगा, हम कश्मीर में अभी बता रहे थे 2010 के बाद ये बड़ा प्रोटेस्ट है, उसके बाद 2010 में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, ये शायद उससे भी ज्यादा बड़ा है। आप हमें बता सकते हैं कि ये जो न्यू फाउंड विगर है या नया जोशो वलवला है कश्मीरियों के अंदर? हमें मालूम है कि ईद की नमाज भी आपने पाकिस्तान के साथ अदा की, मुफ्ती मुनीब साहब को देखते रहे आप लोग टीवी के ऊपर के वो कब चांद के बारे में बताएंगे, और हम आपसे माजरत करना चाहते हैं मुफ्ती मुनीब साहब के रवैये के हवाले से भी, वो एक अलग बात है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये क्या नया जो सेंटिमेंट है ये क्या है? देखिए, सेंटिमेंट तो वही है, मगर अफसोस की बात यह है कि इस सेंटिमेंट को जो दबाने का अमल यहाँ पे है, वो लगातार पिछले 25-26 सालों से उसमें जो है वो सख्ती आई है। अगर आप देखें, ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, भारत तो खुद ये कहता है। अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देखें, आर्मी जनरल्स के, इनके डिफेंस जो इनके एनालिस्ट हैं उनके, वो तो कहते हैं कि भाई कश्मीर में जो अस्करियत पसंदों की तादाद है, मुजाहिदीन की तादाद है, वो तो खुद कहते हैं कि ये 100 है, 150 है। लेकिन क्या वजह है कि इन्होंने कश्मीर में एक भी फौजी पिछले 10 सालों में कम नहीं किया? दरअसल नहीं किया, और हकीकत यह है कि इनको मालूम है कि इनकी लड़ाई जो है वो 125 या 150 मुजाहिदीन के साथ नहीं है, पूरी कश्मीरी कौम के साथ है। उनको मालूम है कि इनकी मौजूदगी जो यहाँ पे है इसीलिए है कि जब भी कोई इस किस्म का वाकया हो, ये कश्मीरियों पे टूट पड़े, जुल्म ज्यादती के बाजार गर्म करें। और आपको मैं एक चीज बताऊं कि इस बार जो एक चीज जो एक नई चीज जो देखने में मिली है वो ये है कि कश्मीर के जवानों ने जो एक जज्बे का इजहार किया है, वो एक उस हकीकत का इदराक है कि यहाँ की अब 5वीं नस्ल इस तहरीक के साथ जुड़ चुकी है। अगर हम शहीद बुरहान की बात करें, देखिए बुरहान के साथ क्यों आज इतने सारे कश्मीर के लोग अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि बुरहान की कहानी जो है एक आम कश्मीरी की कहानी है। 15 साल का लड़का जिसके भाई के साथ जुल्म हुआ, उसको मारा पीटा गया, उसकी मोटरसाइकिल तोड़ी गई, उसको बहुत पसंद थी, और उसने फिर उसके बाद उसने बंदूक उठाई, उसने कहा कि मैं बदला लूंगा। उसके भाई को शहीद किया जाता है, शहीद कर दिया गया। ठीक, बिल्कुल। उसके बाद जो है वो ये कहता है कि भाई, और एक ऐसे घर का बच्चा जो कि इक्तिसादी तौर बहुत खुशहाल था, उसके दोनों पेरेंट्स बड़े पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर्स हैं, और सबसे अहम बात कि वो खुद बड़ा एक एकेडमिक्स की बहुत अच्छी थी, पोजीशन होल्डर था, 90s में पोजीशन लाई उसने मैट्रिक में, डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था, लेकिन वो तहरीक आजादी में शामिल हुआ। तो गोया कि हर कश्मीरी नौजवान उसके साथ रिलेट कर रहा था कि ये मेरे एहसास की तर्जुमानी कर रहा है, ये मेरे जज्बात। कहीं ना कहीं हर कश्मीरी को ये एहसास है कि भाई हर कोई तो बंदूक नहीं उठा सकता, लेकिन उस जज्बे के साथ हमदर्दी और मोहब्बत रखता है, जिस जज्बे की अक्कासी ये सब नौजवान हमारे कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज हो गई
कि उसकी शहादत जो है, क्योंकि वो एक मतलब कोई जानता भी नहीं था उसको, सोशल मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए लोग उसको जानने लगे, उसकी बातें सुनने लगे। और देखिए कितनी हैरानगी की बात है, अगर उसका आखिरी वीडियो देखें, मैं कल इंडियन चैनल पर मैं देख रहा था कि एक हिंदुस्तानी खातून ये कह रही थी कि भाई किस छोटे बच्चे को आपने शहीद किया। अगर आप इसका आखिरी वीडियो देखें, उस वीडियो में ये कह रहा है कि वो कश्मीरी पंडितों से कि आइए, आप तो हमारे भाई हैं, आप अपने घरों को आइए। जो हिंदुस्तान के यात्री आ रहे हैं इस वक्त अमरनाथ यात्रा के लिए, उनको कह रहा है कि भाई आपका हक ये है कि आप आए, अपने अपने उन भगवानों को आप पूजा करें, उनको याद करें। हम आपको नहीं करेंगे, हम आपको वेलकम करेंगे। लेकिन आपको कब्जा भी नहीं करने देंगे इसराइल की तरह, जो आप इलाका फलस्तीन में हड़प करते जा रहे हैं, वो भी नहीं आपको करने देंगे हमें। ठीक है, मैं थोड़ी सी आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि इंडिया की तरफ से जो प्रोपेगेंडा हमें अब सुनने को मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि कुछ मखसूस इलाके हैं कश्मीर के, जिसमें अनंतनाग है, जिसमें श्रीनगर है खुद, और सोपोर है, जहां पे ये कुछ हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। पूरे कश्मीर के अंदर ये सेंटीमेंट नहीं है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? मैं समझता हूँ आज देखिए ये तो जो हालात हैं, खुद बोल रहे हैं, कश्मीर के 10 जिले हैं, 10 के 10 जिलों पे इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है, एक जिला भी खाली नहीं। अभी मेरी कश्तवार बात हो रही थी, वहां पे भी एहतजाज चल रहा है, हड़ताल है। डोडा मेरी बात हुई, राजौरी, पुंछ में लोग निकले हैं, लोगों ने नमाज जनाजा अदा की है, लोगों ने हड़ताल की है। तो मैं अभी अगर आप कहें जो 20 अजला जम्मू कश्मीर के हैं, उसमें से 16 अजला में इस वक्त जो है बराबर लोगों की हमदर्दियां और लोगों का बिल्कुल जोश और जज्बा जो है वो तहरीक के साथ है। ठीक ठीक। आप इस वक्त घर में कैद हैं, आपको अंडर हाउस अरेस्ट रखा हुआ है, ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल ठीक है। हमें ये बताइएगा, ये जो अनरेस्ट हमें देखने में मिल रहा है, आपका इसके अंदर, क्योंकि आप मॉडरेट पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर जाने जाते हैं, आपको मदद के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पुकारा गया है, आपने लेकिन कहा कि ये आप हमें तो ट्रबल मेकर समझते हैं, तो हम इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं? जरा हमें वजाहत से बताइए, आपका नुक्ता नजर क्या है इस वक्त? देखिए, हमारा नुक्ता नजर बिल्कुल वाज़ेह है कि कश्मीर के हवाले से आज जो सूरत हाल है, जहां बुरहान वानी की शहादत और इन 30 शहादतों में जो अवाम के अंदर जो गम और गुस्सा है, जो एक मैं कहूंगा कि लावा उमड़ पड़ा है, ये बहुत सी चीजों का जो है एक मिल गई है। एक तो बुरहान की शहादत, दूसरा ऊपर से जो बीजेपी का, आरएसएस का एजेंडा है इस वक्त कश्मीर के मुस्लिम कैरेक्टर को तब्दील करने का, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप देखें आरएसएस के जो इनके जिम्मेदार रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 47 में वो कश्मीर आए और तब से उसने नारा बुलंद किया कि भाई मर भी गया, वो फौत भी हुआ कश्मीर में ही। तो आरएसएस का तो बहुत बड़ा पुराना एजेंडा ये है कि भाई कश्मीर की तहरीक को अगर खत्म करना है तो आप पहले कश्मीर के मुस्लिम कैरेक्टर को खत्म कीजिए। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान किया, उसमें कहा कि हम गैर कश्मीरियों को यहाँ जमीन देंगे और उनको इंडस्ट्रियां लगानी देंगे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे जो है वो फौजी कॉलोनियां बनाएंगे और इन फौजी कॉलोनियों के जरिए हम गैर रियासती और फौजियों को लाएंगे। बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी तो बिल्कुल कैटेगोरिकली मीडिया पे कहा कि 10 लाख जो है वो फौजी फैमिलीज को हमें यहाँ लाना चाहिए, उनको बसाना चाहिए। तो इन तमाम चीजों पे जो इस वक्त लोगों का गुस्सा है वो जमा हो चुका है। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो कोई और ग्रुप हो, सारे लोग, JKLF, गिलानी साहब, मैं, यासीन साहब, हमने एक मुश्तरका एक प्रोग्राम बनाया है इन 3 इश्यूज पर। इन तमाम जो इस वक्त मामलात हैं, एक मुश्तरका अमल हमने उसका ऐलान किया है। कल 13 जुलाई है, हमने ये फैसला किया है कि कल 13 जुलाई का दिन यौम तजदीद अहद के तौर पे मनाया जाएगा। और मैं आपके नाजरीन को ये बात बताता चलूं कि कल का दिन कश्मीर की तारीख का एक अहम तरीन दिन है। कल हमारी तहरीक को 85 साल मुकम्मल होंगे। कल 13 जुलाई 1931 जब पहली मर्तबा कश्मीरियों ने डोगरा राज के खिलाफ आवाज आजादी बुलंद की, 24 कश्मीरी जो है वो मारे गए। तो तब से लेकर आज तक ये सिलसिला जो शहादतों का है, ये तसलसल बराबर जारी है। तो बुरहान की शहादत, इन 30 नौजवानों की शहादत, ये उसी अमल का एक तसलसल है। तो इसलिए हम कोई खाइफ नहीं है, हम कोई डरे हुए नहीं है, ना हम मायूस हैं। हम ये समझते हैं कि कुर्बानियां और हमें देनी है, हमें इस्तेहकाम और हमें मजबूती दिखानी है।
और मैं ये कहूंगा कि कश्मीरी कौम ने जबरदस्त मजबूती दिखाई। और मैं आपकी एक बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं जो आपने पहले कहा कि ये गुस्सा जो आप देख रहे हैं आज कश्मीरियों के हवाले से, जो मारपीट हो रही है, जो जगह जगह उन पे लाठियां बरसाई जा रही है, ये एक वजह ये भी है कि ईद के दिन चूंकि मुझे बंद कर दिया गया और ईदगाह में मैंने फिर टेलीफोन के जरिए ईद का खुतबा भी पढ़ा मीरवाइज की हैसियत से, तो वहां पे तो मुझे लोगों ने कहा कि हमें तो मारा गया। उसके बाद वहां पे तो नमाजियों पे टेर गया शेलिंग किया कि आप पाकिस्तानी हो, आप पाकिस्तान के साथ ईद मना रहे हो। तो ये गुस्सा वो भी है उनके जहनों में। ठीक, ये पाकिस्तान के साथ आपने तो ईद मना ली, हमें ये बताइए अभी भी हमारे भी रिश्तेदार मौजूद हैं वहां पे कश्मीर के अंदर, इंडियन हेल्ड कश्मीर जिसको हम कहते हैं मकबूजा कश्मीर में, वो उनके भी रिश्तेदार यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं और जब झंडे लहराए जाते हैं वहां पे एहतजाज के दौरान, तो आप जब पाकिस्तान हुकूमत का रिएक्शन देखते हैं तो आप मुतमईन हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान के जो हालात रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, बहुत हद तक पाकिस्तान की जो एक एनर्जी है वो उसी तरफ रही है कि अपने मुल्क को संभाला जाए। वहां पे जो दहशतगर्दी है, जो इंतहा पसंदी है, हम सबको देख रहे हैं, हमें भी इसका एहसास है। लेकिन हम ये समझते हैं कि बहरहाल पाकिस्तान से जो हमारी एक वाबस्तगी है और पाकिस्तान के साथ जो हमारा एक जज्बाती और एक मिल्ली और एक इस्लामी रिश्ता है, उस हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान इस मसले का एक फरीक है बल्कि कश्मीरियों का एक बेबाक तर्जुमान भी रहा है। और इसलिए ये लाजमी है कि अगर हम शिकायत भी करें वो शिकायत को उस कि वो हम आहंगी नहीं पाई जाती, वो एक कंसर्न जो होना चाहिए तमाम जमातों को कि मिल बैठ के एक मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार किया जाए। आज भी मैं आपकी कुछ चैनल्स देख रहा था मीडिया के हवाले से, थोड़ा बहुत तो आज तभी कश्मीर की बात हो रही है, लेकिन अगर हम देखते हैं कश्मीर के हवाले से, यहाँ पे हम आपकी चैनल्स को देखते हैं जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं वगैरह, टीवी वगैरह है, तो बहुत कम हमारी बात आती है। अगर हमें पता है कि आपके बड़े अपने मुश्किलात भी हैं, अपने मसाइल भी हैं, तो लेकिन आज भी मैं एक चैनल देख रहा था तो वो गैस लाइन के फटने पे ज्यादा तशवीश का इजहार कर रहे थे, न कि जो यहाँ पे जो 30 लोग मारे गए वो उनकी कोई अहम खबर नहीं थी। मैं आपके सेंटिमेंट्स का एहतराम करता हूं, आप जो बात कर रहे हैं वो भी किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, और हम कोशिश कर रहे हैं अपने तय डिप्लोमेट से भी बात करते हैं और लोगों से भी बात करते हैं कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होना चाहिए। अभी तक बायलैटरल तौर पर ही इस मामले को उठाया गया है हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से ही। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है बेहिसी का जो मुजाहरा वो कर रहे हैं साला साल से, उनका वही हालत है, और पाकिस्तान को मेरा ख्याल है मजबूर अब कर दिया गया कि आप इसको बायलैटरल इशू, दो तरफा मामला ही समझे, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है देखती जाए। आप क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल है? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी का तो अहम रोल है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो आज मफादात और अपने इंटरेस्ट की नजर हो गई है। आज कोई मुल्क जो है वो भारत के हवाले से कोई ऐसी पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं है जहां वो महसूस कर रहा है कि उनके तिजारती और उनके इकोनॉमिक कंसर्न्स जो हैं उन पे कोई असर पड़ेगा। और मैं ये महसूस करता हूं कि इस हवाले से पाकिस्तान की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, अगरचे हमें इस बात का भी एहसास है कि कम से कम पिछले 1 साल से पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को मजबूत बनाया है। 2 बार जो फॉरेन सेक्रेटरीज की बातचीत मुनक़ता हो गई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तान के डेलीगेशन से मिलने के हवाले से, तो वो भी एक मैसेज गया, मैं समझता हूं कि बड़ा क्लियर मैसेज गया पाकिस्तान की तरफ से कि कश्मीर को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, कश्मीरी क़यादत को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आज उनके पास एक मौका है कि एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव वो शुरू करें, क्योंकि आज तो ये दुनिया में तो कहीं नहीं ये देखा जाता है कि भाई अगर वहां से मान लीजिए आपके जवान पत्थर भी फेंक रहे हैं, लेकिन दुनिया में कहां का एक इंसाफ है कि पत्थर फेंकने वालों पे आप गोलियां और शेल और पैलेट गन चला रहे हैं, उनकी आंखें निकाल रहे हैं, उनको अंधा कर रहे हैं, उनकी टांगे कट रही हैं। तो ये एक ऐसा इंसानी एक मामला है जिसमें कि पाकिस्तान बैन-उल-अक़वामी बरादरी को कम से कम आगाह करे और अपने कंसर्न्स के हवाले से उनको बताए कि भाई वो भी आए और इंडिया पे प्रेशर करे कि वो बंद करे मारदाड़। मीरवाइज उमर फारूक साहब, चेयरमैन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हमारा नुक्ता नजर अपने तय हम कह सकते हैं यही है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, इस मामले को दोबारा से यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक बावर करवाना है इंटरनेशनल कम्युनिटी के कि ये आप ही की रेजोल्यूशंस हैं और आप ही ने इसका एहतराम करना है। अगर आप एहतराम नहीं करेंगे तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, ये इंटरनेशनल जो फोरम है,
ये किसी काम का नहीं है। मीर वाइज उमर फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके स्टूडियो के अंदर मेहमानों का तारुफ करवाएंगे और उनसे कश्मीर की सूरत हाल के बारे में बात की। शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर वेद प्रताप वेदक साहब ज्वाइन कर रहे हैं हमें इंडिया से, चेयरमैन काउंसिल फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी। डॉक्टर वेदक, आप कश्मीर के जो हालात हैं, 2010 में भी हमने इसी किस्म के प्रोटेस्ट देखे, उसके अंदर भी किलिंग्स हुई, लेकिन हमें आदत है शायद कि हम गलतियों से सीखते नहीं हैं। जी, मुझे तो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर बहुत सदमा पहुंचता है। इतने लोगों का मारे जाना और पुलिस वालों और भीड़ में रोज मुठभेड़ होना, टकराहट होना, कोई उससे अच्छे सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि हमारी पुलिस या हमारी सरकार भी कुछ नया रास्ता निकाले और कश्मीर के लोगों से भी मैं ये बहुत ही गुजारिश करता हूं कि वो भी सोचें कि क्या तशद्दुद से कोई हल निकल सकता है। मैं समझता हूं कि तशद्दुद चाहे भारत सरकार करे, चाहे कश्मीरी लोग करें, वो कोई हल उससे निकलने वाला नहीं। मेरे ख्याल से कश्मीर का मसला हल करने के लिए सबसे पहले सरकार को और कश्मीरियों को, दोनों को तशद्दुद से हाथ धोना चाहिए। दूसरा, कश्मीरियों को चाहिए कि वो दोनों कश्मीरों को एक करने की बात करें। तीसरी बात कि वो कश्मीर के अलगाव की बात करने के बजाय कश्मीर को दोनों मुल्कों के बीच जोड़ने का पुल बनाने की बात करें। इसके अलावा कश्मीर की अगर वो असली आज़ादी चाहते हैं, सच्ची आज़ादी चाहते हैं, तो कश्मीर जब दोनों मिल जाएं तो उनके लिए मैक्सिमम ऑटोनॉमी की मांग करें। और जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था 1993 या 94 में कि फॉर ऑटोनॉमी स्काई इज द लिमिट। जैसे हम दिल्ली में ऑटोनॉमस रहते हैं, जैसे हमारे भाई लोग श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में ऑटोनॉमस रहे, जैसे मियाँ नवाज शरीफ लाहौर में ऑटोनॉमस रहते हैं, आज़ाद रहते हैं, ऐसे वो भी आज़ाद रहे। डॉक्टर साहब, इससे पहले क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि आप किसी को ऑटोनॉमी दें, उनकी एम्पावरमेंट करें, उनसे पहले उनकी राय जान लें? ये मुनासिब नहीं होगा? और इस हवाले से यूएन का जो है रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। देखिए, यूएन का रेजोल्यूशन बड़ा खतरनाक है। उसको आपके पाकिस्तान में सियासतदान पढ़ते नहीं। नजमुल शेख जी फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, इनको खूब पता होगा। उसका पहले ही क्लॉज ये है कि जो आपका आज़ाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, उसमें पाकिस्तान का एक भी फौजी नहीं रहना चाहिए। वो पहला है। ये मैंने बेनज़ीर भुट्टो जी से भी कहा था जब वो आपके यहाँ वजीर आजम थे और पहली बार मैं उनसे मिला था, तो मैंने उनसे ये कहा था। मैं एक बात और कह के अपनी बात पूरी करता हूँ कि मैं भारत सरकार से ये इंतजार करता हूँ कि वो बंदूक और गोली की जुबान बंद करे और बोली की जुबान शुरू करे। गोली की जगह बोली से बात करे। हुर्रियत के नेताओं से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान परस्त नेताओं से बात करना चाहिए, हिंदुस्तान के खिलाफ जो बगावत चला रहे उनसे बात करना चाहिए, और कश्मीर पर सबसे पहले पाकिस्तान से भी ज्यादा भारत सरकार को बात करना चाहिए और कश्मीर को बातचीत के द्वारा, बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। जो बात मैंने कश्मीरी आवाम के लिए कही, वही बात मैं हिंदुस्तानी सरकार के लिए कहता हूँ। ठीक है। और मुझे आपके जब मुल्क में आता हूँ पाकिस्तान, सारे कश्मीरी रहनुमाओं से मेरी बात होती है। कश्मीरी लोग किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, न इंडिया की गुलामी न पाकिस्तान की। हम दोनों मुल्कों को चाहिए कि हाँ, कश्मीरियों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश न करें, बल्कि कश्मीरियों को वही आज़ादी दें जो हम अपने लिए यहाँ एंजॉय कर रहे हैं या आप लोग वहाँ एंजॉय कर रहे हैं लाहौर में, इस्लामाबाद। ठीक है। मैं नजम साहब को मेहरबानी, शुक्रिया, आप साथ रहिएगा। नजम साहब, जो डॉक्टर साहब ने बात की, उन्होंने दोनों कश्मीर को मिलाने की बात की, फिर उन्होंने कहा कि तशद्दुद कश्मीरियों को नहीं करना चाहिए। तो जस्ट टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, एक जो प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहा है उसको हाउ डू यू लुक एट इट, और जो यूएन रेजोल्यूशन के हवाले से बात की वेद प्रताप वेदक साहब ने, उसका भी तरह कॉन्टेक्स्ट हमें बताइएगा।
देखिए, पहली चीज़ जो मैं कहना जी चाहूँगा वो ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि इस वक्त जिस किस्म की तहरीक अब शुरू हुई है कश्मीर में, वो किस नौइयत की है। ये मुझे 1999 की रिपीट मालूम हो रही है। ये कहते हैं कि वानी साहब जो हैं उन्होंने फेसबुक पे अपना एक इमेज बनाया। मेरे दिमाग में ये है कि इस वक्त कश्मीरियों में और कश्मीरी जवान में ये ख्याल है कि यहाँ पे अब कश्मीरी पंडित्स के लिए अलग कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, डेमोग्राफी कश्मीर की बदलना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो कि एक इजाफा हैं उन चीज़ों में जो कि कश्मीरी अवाम को अभी तक खटकता रहा है। अब अगर वो कहते हैं कि योम शहादत हम मनाएंगे और उसको हम रीएफर्मेशन डे कहेंगे, तो इसका एक ख़ास मतलब है। ये सिर्फ वानी साहब का नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि वानी साहब की अपनी कब्र से ज़्यादा रिक्रूट करेंगे बनिस्बत उस जबकि वो ज़िंदा थे। इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मुझे जो अभी तक ख़बरें मिल रही हैं, और ज़्यादातर ये ख़बरें मैं हिंदुस्तानी अखबारों से और हिंदुस्तानी और टेलीविज़न से ले रहा हूँ, उससे मुझे महसूस हो रहा है कि एक ख़ास माहौल पैदा हुआ है जो कि 1999 से भी ज़्यादा सख्त है। और मुझे ये लगता है कि अगर हमें इसकी एक हल ढूंढना है तो वो हल इसी में है, न सिर्फ कि बातचीत हिंदुस्तान और कश्मीरी अवाम के दरमियान हो, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उस बातचीत में इसको तस्लीम किया जाए कि कश्मीरी राय जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत कर सकते हैं। अभी तक हिंदुस्तान की राय ये रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बात करें, लेकिन इसमें कश्मीरी अवाम की कोई सदा न हो। ये नहीं हो सकता। वादी कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उन्होंने वाज़े कर दिया है कि उनकी आवाज़ सुनाए बग़ैर कोई मुआहदा नहीं हो सकता। मुआहदा ज़रूरी है, और मुआहदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, और वो मुआहदा इस नौइयत का हो जो कि पाकिस्तानी के कश्मीरी अवाम कबूल करने के लिए तैयार हो, और उनसे इसके लिए उनके साथ कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होगी, और कंसल्टेशन कांस्टेंट होनी पड़ेगी। ठीक है नजम साहब, आप ये जो बायलैटरल फार्मूले के तहत आप कह रहे हैं कि इंडिया के साथ इंगेज करना चाहिए, कश्मीरीज आप कह रहे हैं उनकी राय जो है वो भी एहसन होनी चाहिए उसमें, इट हैजंट वर्कड आउट फॉर एनी ऑफ अस ना। इंडिया के लिए ये बायलैटरल इंडिया की पहले इंसिस्टेंस थी कि आप बाहमी तौर पर हमसे बात करें, इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप बाहर छोड़ दें। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी तो सो गई क्योंकि हमने वहां पे हम खुद सोए रहे, तो अब बायलैटरली किस तरह कौन प्रोसीड करेगा, क्या फॉर्मूला तय होगा, क्यों? और पहला सवाल, इंडिया क्यों चाहेगा आपके साथ इस मामले को टेकअप करने? वो तो कहते हैं टू टंग है, खत्म। फैसल साहब बहुत वाजे है। सॉरी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? आपसे हाँ, नहीं फैसल साहब, मेरे लिए वाजे है कि हिंदुस्तान को ये मद्देनज़र रखना है कि इस वक्त जो सूरत हाल कश्मीर में पैदा हुई है वो इस नौइयत की है जिसमें इसके अलावा कोई और उनके लिए चारा नहीं है। महबूबा साहिबा कहती हैं कि डिस्प्रपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स है जी। मीर वाइज उमर फारूक साहब, गिलानी साहब और सब इस पे तुले हुए हैं कि इसको आगे बढ़ाना है, ये मार्टरडम डे को मनाना है, योम शहादत मनाई जाएगी, उसको रीएफर्मेशन डे किया जाएगा। ये एक चीज़ डेवलप हो रही है जिसको
कंट्रोल करने के लिए, जिसको टेम्पर डाउन करने के लिए मुझे नज़र आता है कि हिंदुस्तान को ये तस्लीम करना होगा कि इसको बातचीत से सेटल करना पड़ेगा, और ये बातचीत कश्मीरी अवाम और हिंदुस्तान के दरमियान के अलावा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बातचीत में, जिसमें कश्मीरी अवाम की सदा का एक बहुत अहम किरदार होगा, वो ज़रूरी है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि माजी में नहीं रहा है, मैं कह रहा हूँ कि नई सूरत हाल पैदा हुई है। ये 1999 वाली सूरत हाल पैदा हो रही है, और इसमें कश्मीरी अवाम जो कह रही है, जिसके आवाज़ उठ रही है, वो सिर्फ सोशल मीडिया के वजह से नहीं उठ रही। वो उठ रही है क्योंकि देयर इज़ अ टोटल डिसकंटेंट, देयर इज़ टोटल डिसएलिनेशन, और अगर वो एलियनेशन है तो उसके लिए किसी किस्म का हल ढूंढना ज़रूरी है। शाह साहब, हमारी हुकूमत को इस मामले में क्या करना? मियाँ साहब ने तासुफ का इजहार किया, कंसर्न का इजहार किया, उसके आगे हमें नहीं पता कि मियाँ साहब ने क्या स्ट्रेटजी डिवाइस की होगी। फॉरेन ऑफिस ने कहा कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। अगर भाई अनएक्सेप्टेबल है आपको, तो फिर आपको कुछ करना है। आप क्या कर रहे हैं उस हवाले से? आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आप चाहते हैं, आपको मालूम हो रहा है कि ये बायलैटरली जो शायद हमें ज्यादा कारामद साबित हो, लेकिन कारामद साबित नहीं हुआ। शेख साहब से भी हमें यही अभी मैं आर्गूमेंट कर रहा था। शकील साहब, बात यह है कि ये बड़ी बात की जाती है। मैं तो ये मानने के लिए इसलिए नहीं कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की पार्टी का एक आधा रुकन हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब का कंसर्न कोई ये सिर्फ कंसर्न की हद तक नहीं है। पहली बात तो ये मैं अर्ज कर दूँ कि कश्मीर का मसला जो है वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की ज़ात का मसला नहीं है, ना मेरी ज़ात का, ना आपकी ज़ात। ये हमारा नेशनल इशू है। पाकिस्तान का कश्मीर का मसला जो है वो नेशनल इशू है। इसलिए ये कोई अगर कहे बरसर इक़्तिदार पार्टी या हिज़्ब इख्तिलाफ की कि वो इसको लाइटली दे, वो ले नहीं सकती। ये वंस फॉर ऑल एक नेशनल इशू है। जब तक ये हल नहीं हो जाता या किसी एक किनारे नहीं लग जाता, और वो उसके लिए आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिन से जो वादी कश्मीर में या श्रीनगर में जो कुछ हो रहा है, यानी जितनी वहाँ पर शातें हो चुकी हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई है, और कितने लोग जो है वो सीरियस इंजर्ड है। मुझे इस बात की खुशी हुई है कि हिंदुस्तान की ये गालबन चेयरमैन है काउंसिल फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी। मैं कम अज कम इनका मशकूर हूँ इनके जज्बात का कि इनको सदमा तो हुआ कि कश्मीर में क्या हो रहा है। मतलब तो मैं चेयरमैन साहब की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि इस सदमे से आगाह करें अपनी हुकूमत को भी कि इंडियन गवर्नमेंट ये क्या कर रही है। इसको स्टेट टेररिज्म कहते हैं, और मुझसे गालबन ज़्यादा डॉक्टर साहब समझते होंगे कि जब स्टेट टेररिज्म की ये सूरत हाल हो कि जाके आप नहते शहरियों को और नहते लोगों को, और एक आदमी को शहीद कर दिया उनको, और शहीद उसकी शहादत के बाद जो लोगों का रिएक्शन, जिसका अभी तजुद्दीन साहब भी जिक्र कर रहे थे कि वो जो रिएक्शन हुआ वो क्या ये नज़र नहीं आ रहा हिंदुस्तान को। बाकी ये रह गई बात कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मैं बतौर एक तालिब इल्म की ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बैठकर बात कर लें ये दोनों, तो वाई नॉट वो जो सब्जेक्ट मैटर है, मतलब वो जो एग्रीव्ड हैं, जो ज़ख्मी हैं, जो शहीद हैं, जिनकी एक जदोजहद चल रही है, मतलब एक आज़ादी की जिसको पूरी दुनिया ने और थ्रू यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के माना है, कहा है कि इसको रिजॉल्व करें, तो उसको इग्नोर करके तो सिर्फ बायलैटरल की आप बात कर रहे हैं कि ये बस इस तरह मसला हल नहीं होगा। मतलब वो तो इग्नोर्ड है ना शाह साहब। आपको पता है ना पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने पिछले दिनों मद्दू किया था उन्हें, तो उसके बाद बातचीत जो है वो खत्म हो गई थी। इल्म है मुझे इस बात का जी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरीके से ये मसला, और मैं दोबारा ये भी अर्ज कर दूँ कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को भी और हिंदुस्तानी वो देखे जी 4-5 लाख फौज आपने नहते लोगों पर फेंक दी। वो डिफरेंट फिगर्स हैं, नजम साहब से कंफर्म कर लेते हैं। 7 लाख, 10 लाख, 5 लाख। 5 लाख कोई मामूली है? कोई मामूली फिगर नहीं है, ये मामूली फिगर है। और फिर अभी ड्यूरिंग दिस उनकी इस स्टेट टेररिज्म जब वो हो रहा था, इन्होंने मजीद कमक मंगाई दिल्ली से पुलिस की और फौज की। ये इस तरीके से यानी उस टीयर गैस के गोलों से ये दबाना चाहते हैं उस मूवमेंट को। मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये अलार्मिंग है। ये बात हमें नहीं पता हमारे फॉरेन मिशन वहाँ पर क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे। कश्मीर के इशू जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता, ये अगर दुनिया ये समझे कि हम कैम हो जाएगा,
नामुमकिनात में है, ये बात बिल्कुल नामुमकिनात में है, ये ओपन, बिल्कुल ओपन दीवार पर लिखा हुआ है। मतलब ठीक है, ये मैं नहीं मान सकता कि भाई बगैर इसको आप इग्नोर कर दें, बैठकर कोई 2-4 चौधरी बैठकर बात कर लें और कहेंगे जनाब ये मसला हल हो जाएगा या दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको एज अ स्टेक होल्डर उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बीजेपी के होते हुए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के होते हुए, आरएसएस के होते हुए, जो कि अभी हमें थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे मीर बाइज उमर फारूक साहब के, तो उन्होंने कहा कि मुमकिन नहीं है कि इनके होते हुए कश्मीर का मसले का कोई हल निकल आए। क्या कहते हैं आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो कई बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर हल होते होते रह गया। मियां नवाज शरीफ से उन दिनों मैंने खुद आके लाहौर बात की थी, और उसके बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे वजीर आजम थे, तब जनरल मुशर्रफ साहब से बात हुई थी और एक 4 पॉइंट प्रोग्राम बना था, जिसमें करीब करीब जो जिस लाइन पर मैंने बात कही शुरू में, उसी लाइन पे हल करने की तजवीज चालू हो गई। आज जो मैंने नक्शा पेश किया है, मैंने लिखा भी है, कल वो दुनिया अखबार को मैं भेजूंगा लाहौर के अखबार को, आप देखेंगे जो बात मैं इस पे कह रहा हूँ आपके टीवी चैनल पे, वही बात मैं हिंदुस्तान के सारे अखबारों के लिए लिखता हूँ। और मुझे एक ही रास्ता दिखता है जो मैंने बताया, इसके अलावा बंदूक और गोली का रास्ता, तशद्दुद का रास्ता, वो चाहे स्टेट टेररिज्म हो या इंडिविजुअल टेररिज्म, दोनों को कंडेम करना चाहिए, दोनों को अनएक्सेप्टेबल घोषित करना चाहिए। आपके यहाँ दिक्कत ये है कि पाकिस्तान में लोग खुश होते हैं कि कश्मीर में खून बह रहा है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को सबसे ज्यादा दुखी होना चाहिए कि कश्मीर में खून बहे। अरे वो भी हमारे भाई हैं, क्यों उनका खून बहे, क्यों वो तकलीफ में रहे? पाकिस्तान की कोशिश होना चाहिए कि हर किसी प्रकार की तशद्दुद हो उसकी मुखालफत करें। देखिए, ये गांधी का मुल्क है, पाकिस्तान भी गांधी का मुल्क है, हिंदुस्तान भी गांधी का मुल्क है। उसमें एक जो तरकीब सिखाई है, नॉन वायलेंट तरकीब, कि जिससे लड़ा जाए, जब ब्रिटिश हुकूमत के मुद्दे वो टिका सकती है बिना तशद्दुद की लड़ाई, तो भाई कश्मीरी भाइयों से मैं कहता हूँ कि तुम बिना तशद्दुद की लड़ाई लड़ो। तशद्दुद करने से क्या फायदा? नागालैंड हमारा इतने दिन तशद्दुद करता रहा, क्या हुआ? खालिस्तान बनाने की। डॉक्टर साहब, जरा वजाहत जरूर फरमाइएगा। जो आप तशद्दुद की बात करते हैं कश्मीरियों के पार्ट पर, क्या ऐसी लड़ाई हुई, क्या ऐसी गोलाबारी या बारूद इस्तेमाल हुआ जिसको आप तशद्दुद कह रहे हैं कश्मीरियों के हवाले से? कश्मीरियों के हवाले से, जी बिल्कुल। जी, नागालैंड में भी वही होता था, खालिस्तान में भी वही होता था। इंदिरा गांधी को हमारी वजीर आजम को शूट कर दिया उन्होंने, लेकिन फायदा क्या हुआ? खालिस्तान भी आज तक बना नहीं, नागालैंड भी आज तक बना नहीं। और मैं समझता हूँ कि कश्मीरी लोग अगर ये सोचते हैं कि तशद्दुद के जरिए उनको कश्मीर मिल जाएगा, तो मैं आपसे कहता हूँ कि वो क्यों नहीं ये गणित लगाते, मैथमेटिक्स लगाते कि हिंदुस्तान की फौजी ताकत कश्मीरियों की तशद्दुद मैं कोई आपके डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब सारी बार इंटरप्शन है, ये जरा वजाहत तो कर दें कि निहत्ते कश्मीरी मर्द, औरतें, बच्चे क्या कर रहे हैं वो, जिससे इंडियन जो पूरी की पूरी स्टेट बमाए आर्मी के उन पर चढ़ दौड़ी है, वो वायलेंस को जरा तशरीह तो कर दें कि क्या है। उसकी तकलीफ तो मुझको भी है। बेकसूर और निहत्थे लोगों पर अगर आर्मी और पुलिस जुल्म करती है तो उसको मैं तायद नहीं करता हूँ, बिल्कुल उल्टी बात है। लेकिन कश्मीर के कुछ लोग जो दहशतगर्द हैं, वो समझते हैं कि हम दहशतगर्दी के जरिए कश्मीर को ले लेंगे, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही 200 दहशतगर्द इस समय एक्टिव हैं इस वक्त कश्मीर में। ये 200 लोग आप कहते 5 लाख फौज है, 10 लाख फौज है, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? अगर ये तशद्दुद का रास्ता छोड़ें, नॉन वायलेंट का रास्ता अख्तियार करें और सारे कश्मीर के लोग खड़े हों, आपके कश्मीरी भी और हमारे कश्मीरी भी, और ये मिलकर आपकी सरकार के खिलाफ भी करें, हमारी सरकार के खिलाफ भी करें, अपनी बात करें, तो कोई एतराज नहीं करेगा। वैदिक साहब, आपने कहा अभी गांधी साहब ने नॉन वायलेंस का रास्ता दिखाया तमाम लोगों को। नेहरू साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कश्मीर के हवाले से कि वो कश्मीर के हवाले से क्या करना चाहते, इम्प्लीमेंट कभी नहीं हो सका। जो इरादा भी रहा वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि कश्मीर के हवाले से क्या करना है, प्लेबिसाइड के हवाले से क्या करना है। क्या वजह क्या है? ये वायलेंस ही आप गर्दान पे वजह?
मैं तो अगर मेरे हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो तो सबसे पहले पाकिस्तानी रहनुमा होने के नाते मैं कहूँगा कि मैं सबसे पहले कश्मीर खाली कर दूँ। पहले पाकिस्तान कश्मीर खाली कर दे, फिर वो हिंदुस्तान से खाली करने के लिए पहले पाकिस्तान कश्मीरियों को पूरे हुकूक दे दे। पाकिस्तान पहले कश्मीर खाली कर दे। हिंदुस्तान क्यों नहीं करते? वो कैसे कर रहे? एक आजाद कश्मीर जी सारे कश्मीर, आपके जितने कश्मीरी नेता हैं, कश्मीरी रहनुमा हैं, वो सब मुझे शख्सी तौर पर जानते हैं। मैं उनसे हमेशा मिलता हूँ, उनका दर्द दिल मुझे पता है। अमानुल्लाह खान से मैं कई बार मिल चुका हूँ, रावलपिंडी। इन सब लोगों का दर्द दिल में जानता हूँ और मेरी दरखास्त ये है आप सबसे भी कि पाकिस्तान को चाहिए कि बातचीत करें, भारत को भी चाहिए कि कश्मीर को एजेंडे में सबसे ऊपर रखें और पाकिस्तान से कहे कि भाई चलो तुम छोटे भाई हो, तुम ज्यादा तेज तर्रार हो, पहले तुम शुरू करो, पहले तुम कश्मीर खाली करो, फिर हम कश्मीर खाली करें और फिर प्लेबिसिट की बात करें। तुम पहले प्लेबिसिट करो, फिर हमारे यहाँ हम देखते हैं हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो चलना इस तरह से चाहिए। ठीक है, मैं नजम साहब से पूछना चाहता हूँ, नजम साहब ये पहले कौन करेगा? हम खाली कर दें, मसला वहां पे हो रहा है, अब खाली हम यहाँ पे कर दें, एग्जाम्पल सेट कर दें, क्या कहते हैं आप? देखिए ये अब कहना कि हम अब वापस जाएंगे और यूएन रेजोल्यूशन की जो ये जिन क्लॉजेस का इन्होंने जिक्र किया है और वो बिल्कुल सही जिक्र किया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस स्टेज पे होना मुझे नहीं लगता कि इसके कोई इम्कानात हैं। लेकिन इसका इम्कान ज़रूर है कि हिंदुस्तान पहचाने कि एक नई सूरत हाल पैदा हो रही है मकबूजा कश्मीर में, ख़ास तौर पे वादी में, और वो इस वजह से पैदा हो रही है कि हिंदुस्तान ने नए इक़दाम किए हैं जिससे वादी कश्मीर में नए खदशात उठे हैं और जवान कश्मीरी जो है वो इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब जिस चीज़ का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक प्रपोज़ल हुआ था, उस प्रपोज़ल को आगे बढ़ाने के कोई तरीके की ढूंढे जाएं। मैं कहता हूं कि इस वक्त उन तरीक़ों को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन एक ज़रूरी कंडीशन है, वो ये कि पहचानें कि किसी किस्म की आप मुआहदा नहीं कर सकते जब तक कि आपने कश्मीरी सदा को नहीं सुना और कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू को इस मुआहदे में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। ये वानी साहब की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। और जब मीर वाइज उमर फारूक साहब के अलावा उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि वानी साहब ने जो किया है, जो कुर्बानी दी है, उसकी बिना पे वो कब्र से ज़्यादा रिक्रूट बनाएंगे इस इंसर्जेंसी के लिए या फ्रीडम फाइट के लिए। तो इसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि अगर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसके तहत फ़ौज कश्मीर में हर किस्म की हरकत कर सकता है, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के सिलसिले में एक फ़ैसला दिया है कि ये इम्यूनिटी अब दूर कर दी जाएगी। इसको कश्मीर में पूरी तरह से अप्लाई करना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ रिकन्सिलिएशन, मुफाहमत की तरफ चलना ज़रूरी है और उस मुफाहमत में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मुफाहमत ज़रूरी है, कश्मीरी सदा को मद्देनज़र रखते हुए। जी, मैं तो कश्मीरी सदा को बहुत अहमियत देता हूँ और कश्मीर चाहे हमारा हो चाहे आपका, दोनों कश्मीरों को आपस में मिलना चाहिए और ये हम दोनों मुल्कों के बीच भाई बनने के बजाय ब्रिज बनना चाहिए, एक पुल बनना चाहिए, जिसको संस्कृत में बोलते हैं सेतु बनना चाहिए। कश्मीरी लोग इतने कमाल के लोग हैं और बेचारे कितना दुख पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ के कश्मीरी भी बहुत खुश नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन देखिए अभी आपकी तरफ से ये कहना कि कश्मीर को एक पुल बनना चाहिए
दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन देखिए यहाँ पे जज्बात और नौयत के हैं। वो जज्बात इसका इजहार करते हैं कि 1947-48 में जो चीज़ होनी थी वो नहीं हुई। अब इसमें गफलत किसकी थी और किसका इसरार था? नेहरू साहब का इसरार था, वली भाई पटेल साहब का इसरार था, या कायदे आज़म साहब की कुछ इसमें कोताहियाँ थी? लेकिन हमने एक सिचुएशन पैदा की है और उस सिचुएशन को हमें पहचानना चाहिए कि वो नेचुरल सिचुएशन नहीं है। अब हमें एक मसनूई हल भी ढूंढना होगा और उस मसनूई हल को हम किसी तरह पेश करें कि यही एक अमन का रास्ता है। आप एक्टिव क्यों नहीं होते? उसके लिए खास डिप्लोमेसी की ज़रूरत पड़ेगी, खास सियासत की ज़रूरत पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं नसरुद्दीन शेख साहब से दरखास्त करता हूं कि आप रिटायर होके घर मत बैठिए, आप एक्टिव होइए। आप जैसे लोगों की जरूरत है, मेरे जैसे लोगों की जरूरत है अपने हुक्मरानों की, अपने फौजियों की मदद करने की। अपनाएं कि मामले हल हों। अब अपना एक 21st सेंचुरी में भी इस पुराने विवाद को चलाते रहना कहाँ तक दोनों ममालिक के लिए ठीक है? अब एक नया रास्ता हमको निकालना चाहिए। साउथ एशिया को हमें यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा मजबूत बनाना है। हम लोग सब एक फैमिली के लोग। डॉक्टर साहब, मैं आप यकीन जाने जाती तौर पे आपकी राय की बहुत ज्यादा एहतराम करता हूं। आप बड़े धीमे लहजे के मालिक हैं। आप सख्त से सख्त बात भी जो है वो बहुत प्यार से करते हैं और बैलेंस से करते हैं, बैलेंस से करते हैं। लेकिन मैं फिर आपकी तरफ आऊंगा। जफर साहब, हमें ये बताइए कि हुकूमत पाकिस्तान मेरी बैटरी खत्म हो रही है। अच्छा, अब 2 मिनट बाद मुझे, अभी वो चार्जिंग पे लगाता हूँ, 2 मिनट बाद मुझे फिर आपको फिर हम लाइन पे ले लेते हैं। मैं जफर साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये फॉर्मूला जो है इंडिया के शोल्डर्स पे ज्यादा रेस्ट करता है, हिंज करता है कि उन्होंने क्या फैसला करना है। पाकिस्तान कहता रहेगा, करता रहेगा। हम तो पहले से कह रहे हैं कश्मीरियों के साथ आप बात करें, उनके साथ हम मीटिंग भी करते हैं, वो नागवार गुजरती है। आपने सीधा बिल्कुल बड़ी सीधी सी बात है, सीधा सा फार्मूला है। कोई इसमें अगर वैसे ही अब मसलन डॉक्टर साहब ये बातचीत से काम करने के लिए तैयार नहीं, हर वक्त भाग जाता है, मतलब बातचीत भी नहीं करता। छोड़े इन बात को। डॉक्टर साहब ने ये कहा जी कि हम ये भी खाली कर दें, वो भी खाली कर दें। हम क्या खाली कर दें? हम तो किसी जगह पर काबज नहीं है, हम तो किसी कश्मीर के हिस्से पर काबज नहीं है। ये आज़ाद कश्मीर है, एक अलग स्टेट है, अलग उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग आइन है, और वो अपने तौर पे कोई पाकिस्तान उस पर काबज नहीं है। वेयर एज मकबूजा कश्मीर जो है, जहाँ पर हिंदुस्तान फिजिकली प्रैक्टिकली हर लिहाज से उस पर काबज है। खाली वो करें अगर खाली करने वाली बात है। मैं कहता हूँ ये बात भी छोड़े। बड़ी सीधा सा फार्मूला है, मतलब जो डिमांड है कश्मीरियों की भी डिमांड है और पाकिस्तान की भी एक कि वो रेजोल्यूशन जो कि पूरी दुनिया की कौमों ने बैठकर गाए बगाए कश्मीर के डिस्प्यूट के बारे में उन्होंने रेजोल्यूशन पास की, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। ये क्या है? कितना मुश्किल सवाल है ये। मैं नजम साहब से पूछना चाहता हूँ। नजम साहब, इंटरनेशनली हमें जरा बताइएगा, जिस रेजोल्यूशन की जफर अली शाह साहब बात कर रहे हैं, ये मौजूद है, हवा में तहलील हो गई है या गर्द इकट्ठी हो गई है इसके ऊपर, या हम इसे किस्सा पारी ना समझें? हम देखिए, यूएन रेजोल्यूशन को किसी चीज़ ने ओवरटेक नहीं किया है। वो अभी भी बिल्कुल उतनी ही वैलिड है जितनी कि उस वक्त थी जबकि वो पास की गई थी यूएनसीआईपी में। ठीक। तो इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए कि वो रेजोल्यूशन जो आज वही वज़न है जो कि उसका 1948 में था। लेकिन ये एक अलग पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हकीकत पे मबनी क्या चीज़ अब कौन सी सूरत हाल पैदा हुई है और इस सूरत हाल को लाने में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कहाँ कहाँ पेशरफ्त हुई है, क्या क्या बातें हुई जबकि हम कहते हैं कि मुशर्रफ और की जो 4 पॉइंट प्लान थी वो कहाँ गई, वो कहाँ है, उसके बाद जो बैक चैनल में बातें हुई हैं वो कहाँ गई। इस वक्त जो चीज़ अहम है वो ये कि कश्मीरी अवाम ने ये साबित कर दिया है
वादी के अवाम ने ये साबित कर दिया है कि वो आज की जो सूरत हाल है उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उनकी जो हिंदुस्तानियों के साथ एलियनेशन है वो पूरी है और उस एलियनेशन से वो दूर हटने को तैयार नहीं है। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान को इसको एक और तनाज़े का बेसिस नहीं बनाना चाहिए। इसमें कोशिश करनी चाहिए कि वो इस किस्म की बातचीत करें एक दूसरे के साथ जिसमें कश्मीर की सदा सुनी जाए और एक समझौता हो जिसमें हम आगे बढ़ सकें। हमारे नज़र में और पाकिस्तान की नज़र में ये समझौता यही हो सकता है कि प्लेबिसाइट हो और इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दरमियान कश्मीरी अवाम को ये मौका मिले कि वो कहें कि वो हिंदुस्तान के का हिस्सा होने चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अगर हम हकीकत पे बात करना चाहते हैं और इससे आगे बढ़ने की बात करते हैं तो हमें देखना है कि किस किस्म की चीज़ है जो कि हो सकती है और जो कि पाकिस्तानी कश्मीरी अवाम को काबिल कबूल होगी। ठीक, हमने जो रिएक्शन देखा इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से इस मामले पर, इस एहतजाज पर, लोगों की शहादतों के ऊपर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नजम साहब, पाकिस्तान कहता है कि इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। मुझे नहीं समझ आई कि आप डिप्लोमेटिक पार्लेंस, आप मुझसे तो कई गुना बेहतर ज़्यादा समझ सकते हैं कि ये क्या रिएक्शन था पाकिस्तान से। और इंडिया कह रहे हैं कि आप भाई टेररिज्म करते हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार हैं वहाँ पे। अभी मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने आपको अभी जो उनके लिए बहरान खड़ा हुआ है उसमें आपको जवाबदार ठहराया है। हो सकता है कि करेंगे क्योंकि हम दोनों ममालिक में एक ये टेंडेंसी है कि हर मसला जो उठे वो दूसरे के गले डाल दें। लेकिन इस वक्त उनको मालूम है कि ये बहुत इंडिजिनस एक मूवमेंट है। ये तहरीक जो है ये वानी साहब की नहीं है, सिर्फ बुरहान वानी साहब की नहीं है। इससे पहले इस किस्म के मुजाहिद पैदा हुए हैं और इसके बाद पैदा होंगे। और जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, वानी साहब ने जो अभी कुर्बानी दी है उसकी वजह से वो कब्र से भी बहुत सारे रिक्रूट्स लेंगे इंसर्जेंसी के लिए और इस फ्रीडम फाइट के लिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये पाकिस्तान ने किया या हिंदुस्तान ने किया। ये एक सूरत हाल पैदा हुई है और इसमें जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में जो अख्तियारात फ़ौज ने इस्तेमाल किए हैं, हिंदुस्तानी फ़ौज ने इस्तेमाल किए हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि कश्मीरी अवाम टोटली एलियनेटेड है, हिंदुस्तानी ऑक्यूपेशन फोर्सेस से टोटली एलियनेटेड है। और ये पहचानना हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है। अगर वो चाहते हैं कि इसके बावजूद किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ वर्कआउट हो जाए तो वो सिर्फ इस तरह हो सकती है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करें और इस पाकिस्तान के साथ बातचीत में कश्मीरी सदा को मद्देनज़र रखा जाए और मद्देनज़र से ज़्यादा एक अहम किरदार दिया जाए। ठीक, नजमुद्दीन शेख साहब, सेनेटर जफर अली शाह साहब, डॉक्टर वेद प्रताप वेदक साहब, और पहले सेगमेंट में नाज़रीन हमने मीर बाइज़ उमर फारूक साहब से बात की। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो खित्ते के हालात हमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर अमेरिका भी इन्वॉल्व है, इंडिया को पुश किया जा रहा है, बैक किया जा रहा है, प्रॉप अप किया जा रहा है कि चाइना के किसी किस्म की जारियत के खिलाफ इंडिया को तैयार रखें हम। उसमें हमें सूरत हाल खित्ते की जो बनती नज़र आती है, इंडिया पाकिस्तान की बात सुनता हुआ नज़र आता नहीं है। और ख़ास तौर पर जब इंडिया कहेगा ये अटूट अंग है, ये बाहमी मसला है, यूनाइटेड नेशंस की जो प्लेबिसाइट है उसको हम नहीं करवाएंगे, तब तक जो बात जो है कुछ बनती हुई नज़र नहीं आती। पाकिस्तान ने अपनी सी कोशिश करके देख ली। हमारे मेहमानों का ख्याल है कि प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। नजमुद्दीन शेख साहब कह रहे थे कि जिसमें कश्मीरियों की राय को एहसन और मोहसिन जान के आप इंडिया और पाकिस्तान बात करें और किसी किस्म की अरेंजमेंट कर लें। यही बात डॉक्टर वेद प्रताप वेदक ने कही, जो चेयरमैन काउंसिल फॉर इंडियन फॉरेन
पॉलिसी हैं। ज़फ़र अली शाह साहब का भी यही ख्याल है कि जब तक यूनाइटेड नेशंस के हवाले से बातचीत नहीं होगी, रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं होगी, मामले का हल निकलता हुआ नज़र नहीं आता। अल्लाह कश्मीरियों की जान जो है उसकी हिफाजत करे, उनकी जानो माल की। हम भी उनके लिए दुआ गो हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ जा रहा है। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।